दोस्तों, खाना खाने के बाद उनकी टट्टी कैसे बनती है और हमारा खाना पचता कैसे है? हमारा खाना पच रहा है या सड़ रहा है, कैसे पता करें? जानेंगे सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में। दोस्तों, एनर्जी से ही हमारी पूरी बॉडी काम कर पाती है और एनर्जी हमें मिलती है फूड से, और डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से ही हम फूड का एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। हम तो सिर्फ खाना खाते हैं और वॉशरूम जाकर वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन खाने से लेकर वॉशरूम जाने तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है। डाइजेशन तो खाना खाने से पहले ही शुरू हो जाता है। जब हम खाने के बारे में सोचते हैं तभी हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वो पानी नहीं होता है, उसे सलाइवा कहते हैं। जब हम खाना चबाते हैं तब दांत की मदद से हम फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं और साथ ही खाना और सलाइवा मिक्स हो जाते हैं। हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा बनाते हैं और रिलीज भी करते हैं। सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का डाइजेशन मुंह के अंदर ही शुरू कर देते हैं और सलाइवा की मदद से खाना सॉफ्ट और स्मूथ हो जाता है, जिससे ये फूड पेट में आराम से जा पाता है। इस चबाए हुए खाने को बोल्स कहते हैं और जुबान बोल्स को गले में ढकेल देती है। गले में दो रास्ते होते हैं, एक लंच का रास्ता और दूसरा पेट का रास्ता। अब बोलस को यहाँ से जाना होता है पेट में, पर दो रास्ते होने की वजह से बोलस लंग्स में भी जा सकता है और पेट में भी जा सकता है। अगर बोलस लंग्स में चला जाता है तो दिक्कत हो सकती है और यही काम आता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस दरवाजे जैसा होता है जो हवा की नली पर लगा होता है। वैसे तो एपिग्लोटिस हमेशा ही खुला रहता है, लेकिन जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तब एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और तब खाना या पानी हवा की नली में नहीं जा पाते हैं और इस तरह बोलस फूड पाइप में आ जाता है। फूड पाइप को ईसोफेगास भी कहते हैं। फूड पाइप 25 सेंटीमीटर जितना लंबा होता है और फूड पाइप अंदर से इलास्टिक जैसा होता है और इसी वजह से फूड पाइप बोलस को पेट में ढकेल पाता है और सलाइवा की वजह से बोलस बिना अटके फूड पाइप से आसानी से गुजर पाता है। फूड पाइप के एंड पर कुछ मसल्स लगे होते हैं जो फूड को यानी बोलस को वापस फूड पाइप में जाने से रोकते हैं। इन मसल्स को एलियस यानी लोअर ईसोफेगास स्फिंक्टर कहते हैं। जब एलियस रिलैक्स हो जाते हैं तब बोलस पेट में आ जाता है। पेट में पहुंचने के बाद बोलस की पिटाई शुरू हो जाती है। हमारा पेट खाने को सिर्फ होल्ड नहीं करता है, बल्कि एक ग्राइंडर की तरह फूड को पेस्ट में बदल देता है और इसी इलास्टिक पावर की मदद से स्टमक फूड को पेस्ट में बदल पाता है। स्टमक अपनी इलास्टिक पावर से फूड को इधर उधर ढकेलता है, जिसके कारण फूड पेस्ट में बदल जाता है और पेट में एसिड भी होता है और वो एसिड है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और पेट के मसल्स को HCl से बचाने के लिए पेट में म्यूकस रिलीज किया जाता है जो HCl को पेट के मसल्स के साथ रिएक्ट करने नहीं देता है। HCl का काम होता है फूड को डाइजेशन के लायक बनाना और दूसरा काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाना। HCl के कारण पेप्सिन एंजाइम्स बन पाता है जो प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में बदल देता है और फूड में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सभी पेप्सिन्स की वजह से मर जाते हैं और फिर दूसरा एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो फैट्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने लायक बनाते हैं। तो पेट में फूड 6 से 8 घंटे के लिए रहता है और इन 6 से 8 घंटे में फूड लिक्विड में बदल जाता है। इस लिक्विड को काइम कहते हैं। तो काइम 6 से 8 घंटे बाद चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते समय काइम बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है। बाइल जूस बनता है लिवर में और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और बाइल जूस फैट्स को ब्रेक करता है। बाइल जूस कलर में ग्रीन होता है, जिसके कारण काइम का कलर भी ग्रीन हो जाता है और पैनक्रिएटिक जूस में अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में और फैट्स को फैटी एसिड में बदल देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लंबा होता है और पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर की ओर छोटे छोटे विलाई लगे होते हैं और विलाई की मदद से ही खून में न्यूट्रिएंट्स जा पाते हैं। विलाई में बहुत ही छोटे होल्स होते हैं। इन होल्स में से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल्स काइम से निकलकर खून में आ जाते हैं और न्यूट्रिएंट खून की मदद से पूरी बॉडी तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह विलाई की मदद से हम फूड से एनर्जी ले पाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरने के बाद काइम चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन तक आते हुए काइम से लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स खून में चले जाते हैं और इसीलिए काइम का कलर ग्रीन से ब्राउन हो जाता है। ब्राउन काइम में अभी भी कुछ न्यूट्रिएंट्स और फाइबर्स होते हैं और फाइबर्स को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और यही हमारी मदद करते हैं माइक्रोब्स, बैक्टीरिया। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर जितना लंबा होता है और पूरे लार्ज इंटेस्टाइन पर बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं जो काइम से बचे हुए न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं
लार्ज इंटेस्टाइन के एंड तक पहुंचते हुए काइम से सभी न्यूट्रिएंट्स और पानी निकाल लिए जाते हैं और अब ये काइम बदल जाता है स्टूल में यानी टट्टी में, और लार्ज इंटेस्टाइन में ही स्टूल यानी टट्टी पर म्यूकस रिलीज किया जाता है ताकि टट्टी आसानी से बाहर निकल पाए। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड बहुत ही धीरे डाइजेस्ट होता है और इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन में फूड को पूरी तरह डाइजेस्ट होने के लिए 30 से 40 घंटे लगते हैं। फिर 30 से 40 घंटे बाद स्टूल चला जाता है रेक्टम में, जो टट्टी को स्टोर करता है, और जब रेक्टम भर जाता है तब हम वॉशरूम जाकर उसे खाली कर देते हैं। तो इस तरह फूड डाइजेस्ट होकर बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से काम करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी हेल्दी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।